हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर डी स्टडी 99। तो इस वीडियो में हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो स्लेव डायनेस्टी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ में हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे और उसकी विजयों के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऐबक कैसे गुलाम वंश का पहला संस्थापक बनता है, इस चीज़ को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो गुलाम वंश जो था वो 1206 से लेके 1290 तक चलता है, यानी कि इसके बीच का अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो लगभग 84 ईयर तक, यानी कि 84 वर्षों तक गुलाम वंश यहाँ पर शासन करता है। तो जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था और इस वंश का जो पहला शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। अब जैसे कि आपने अगर इससे पिछला वाला वीडियो अगर आपने देखा हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे जो मोहम्मद गौरी होता है वो भारत में आता है और इस्लामी शासन को यहाँ पर स्थापित करता है। यानी कि वो जब भारत में आता है तो कई क्षेत्रों को यहाँ पे जीतता है और उसी में से एक क्षेत्र था पृथ्वीराज चौहान का। तो जब वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है उसके बाद वो खुद ईरान चला जाता है और जो भारत में उसने कुछ क्षेत्र जीते थे जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान का भी एक क्षेत्र था, उस पर वो कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर देता है और खुद वो ईरान चला जाता है। तो जो ये गुलाम वंश था इसने दिल्ली की सत्ता पर करीब 84 वर्षों तक राज किया तथा भारत में इस्लामी शासन की नींव डाली। इससे पूर्व किसी भी मुस्लिम शासक ने भारत में लंबे समय तक, यानी कि जो इतना लंबा टाइम पीरियड था 84 ईयर तक, इससे पहले कोई ऐसा मुस्लिम शासक नहीं था जिसने इतने लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर शासन किया हो या अपना प्रभुत्व कायम किया हो। तो गुलाम वंश ने लगभग 84 वर्षों तक दिल्ली की गद्दी पर अपना, यानी कि दिल्ली की सत्ता पर राज किया। अब देखते हैं हम खुद जो ये गुलाम वंश था, गुलाम वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासकों को देखते हैं। वैसे तो ये सारे शासक हैं। तो जो पहला शासक था जो कि संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश। और जो इल्तुतमिश थे इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आगे जब हम इल्तुतमिश को पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद मज्जुनुद्दीन बहराम शाह, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद, उसके बाद गयासुद्दीन बलबन और सैयमुद्दीन क्यूमर्स। तो ये जो आप देख रहे हैं टोटल यहाँ पे 10 शासकों को आप देख रहे हैं। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट थे, इम्पोर्टेंट एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, एक इल्तुतमिश थे, एक रजिया सुल्तान थी और एक गयासुद्दीन बलबन था। इन्हीं के बारे में हमें मुख्य रूप से पढ़ना है। तो आगे की जो वीडियोस होंगी उसमें हम इनके बारे में बिल्कुल डिटेल वाइज पढ़ेंगे। और जो रजिया सुल्तान थी वो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थी, पहली और आखिरी महिला सुल्तान थी। तो रजिया सुल्तान को हम पढ़ेंगे, बलबन को पढ़ेंगे, इल्तुतमिश को पढ़ेंगे और कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अगर आप देखें तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 1206 से लेके 1210 तक है, यानी कि 4 साल तक इन्होंने दिल्ली पर राज किया। तो यदि हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा देखें तो जो ऐबक था, ऐबक का अर्थ क्या होता है? तो ऐबक का जो अर्थ होता है वो होता है चंद्रमा का स्वामी। अगर आप ए को देखें तो ए का मतलब होता है चंद्रमा और बक का अर्थ होता है का स्वामी, यानी कि जो ऐबक का अर्थ है वह है चंद्रमा का स्वामी। अगर हम देखें कि ये कहाँ कहाँ का ये निवासी था तो ये तुर्किस्तान का निवासी था और तुर्क जाति का ये था। और इसके हम कुछ अन्य नाम देखें, यानी कि इसकी जो उपाधियां थी, अन्य नाम या उपाधियां, तो इनको कुरान ख्वां भी बोला जाता था। अब कुरान ख्वां इनको इसलिए बोला जाता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो जब नमाज पढ़ते थे, जब वो कुरान पढ़ते थे तो वो बिल्कुल एक लयबद्ध रूप से कुरान को पढ़ते थे और बिना देखे हुए ये कुरान को पढ़ लेते थे। इसीलिए इसको कुरान ख्वां के नाम से जाना जाता है। और उनको पूरी कुरान याद थी इसलिए उनको कुरान ख्वां भी बोला जाता है। जो उनकी उपाधि है वो कुरान ख्वां भी है। और इसके अलावा इनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो अन्य एक उपाधि है वो लाख बख्श भी है। अब लाख बख्श इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि
बोला जाता है कि एक दानी प्रवृत्ति के इंसान थे। ये गरीबों को बहुत ज़्यादा दान देते थे, इसीलिए अत्यधिक दान देने के कारण इनको लाख बख्श बोला जाता है। अब जब जो मोहम्मद गौरी था, अब जब 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। और इसी के साथ भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना होती है। यानी कि जब 1206 में गौरी मर गया, तो जो उसके द्वारा क्षेत्र थे भारत में जीते हुए, तो जो ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है और यहीं से शुरुआत होती है गुलाम वंश की। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसे सबसे पहले निसापुर के बाजार से काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने खरीदा था। अब इस बात का मतलब समझिए कि उस टाइम पे क्या होता था कि दासों का व्यापार होता था, दासों को बेचा जाता था, खरीदा जाता था। तो एक काजी थे जिनका नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, ये उसको निसापुर के बाजार से खरीद लेते हैं। लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुण थे और जो उनका साहस था, जब मोहम्मद गौरी उसके इस साहस को देखता है, इस गुण को देखता है, तो उससे प्रभावित हो जाता है और वो मोहम्मद गौरी को खरीद देता है। अब जब ऐसा भी बोला जाता है कि जब फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो इसके पुत्र थे, यानी कि फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी के जो पुत्र थे, वो इसको बेच देते हैं मोहम्मद गौरी को, क्योंकि मोहम्मद गौरी जो था वो प्रभावित हो चुका होता है उसके साहस से और अन्य गुणों से। तो मोहम्मद गौरी उसे खरीद देता है और अपनी सेना में वो उसे भर्ती कर देता है। तो सर्वप्रथम जो मोहम्मद गौरी होता है, वो उसे आमिर आकुर का पद देता है, यानी कि घुड़सवार सेना का प्रमुख। अब जब मोहम्मद गौरी उसे खरीद लेता है, तो वो उसे सेना में भर्ती करने के बाद घुड़सवार सेना का जो प्रमुख होता है उसका पद उसे दे देता है, जिसे अमीर आकुर कहा जाता है। और बाद में मलिक और सिपह सलार का पद भी देता है। और जो ये मलिक और सिपह सलार का पद होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता था और एक बड़ा पद होता था। अब 1192 से लेकर 1206 के बीच में जब गौरी ईरान चला जाता है, तो जो गौरी के जो भारत में विजित क्षेत्र थे, जिसे गौरी ने जीता हुआ था, उस पर कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का प्रशासन चलाता है गौरी के प्रतिनिधि के रूप में। और जो गौरी था, गौरी का जो इतना बड़ा साम्राज्य भारत में फैला था, उसने कई सारे क्षेत्र भारत में जीते थे। तो इस साम्राज्य के निर्माण में गौरी के जो गुलाम थे, इनका महत्वपूर्ण योगदान था, इनका हाथ था। और माना जाता है कि जो गौरी था, गौरी के 3 प्रमुख दास थे, जिन्होंने जो गौरी के काफ़ी विश्वसनीय थे। और जो ये दास थे इसके, ये थे ऐबक, यलदूज और कुबाचा। तो ऐबक को हम देख ही रहे हैं, जैसे कि ये उत्तरी भारत में है, यानी कि हिंदुस्तान में ये गौरी का क्षेत्र संभाल रहा है। और जो यलदूज है, यलदूज गजनी में, जहाँ का कि वो शासक था, जहाँ पर वो बैठा हुआ था। और कुबाचा सिंध और मुल्तान में। अगर इसकी लोकेशन हम देखें, तो यहाँ पे देखेंगे जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर तो बैठा हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये सिंध और मुल्तान वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर बैठा हुआ है कुबाचा। और जो ये वाला इलाका है, यहाँ पे ईरान वाला इलाका, इराक वाला इलाका, ईरान वाला इलाका, यहाँ पे जो गजनी है, गजनी में बैठा हुआ है यलदूज। तो ये उसके 3 महत्वपूर्ण गुलाम थे। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो वैवाहिक संबंधों के द्वारा भी अपनी स्थिति को सुदृढ़ करता है। यानी कि वो अब क्या करता है कि वैवाहिक संबंधों का सहारा लेता है अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, ताकि उसको जो उसके आसपास के क्षेत्र हैं उनसे खतरा ना हो। तो वो अपनी बहन का विवाह करवा देता है कुबाचा के साथ। और कुबाचा कौन है? जो सिंध और मुल्तान में का जो शासक है, कुबाचा। और ऐबक अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से करवा देता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और जो यलदूज है, यलदूज की पुत्री का विवाह खुद से कर लेता है। तो इस प्रकार से वो अपने आप को मजबूत कर लेता है, क्योंकि इन क्षेत्रों से उसे अब खतरा नहीं होता है, क्योंकि वो वैवाहिक संबंधों के द्वारा इनसे बन जाता है। और 4 साल शासन करने के बाद ऐबक की मृत्यु हो जाती है, यानी कि 1206 में जब वो गद्दी पर बैठता है, गजनी की मृत्यु के बाद।
और लगभग 4 साल तक वो दिल्ली पर अपना शासन जमा पाता है और 4 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब एक गेम होता है चौगान, जिसे पोलो भी बोला जाता है। तो पोलो वो खेल रहा था उस टाइम पे और घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई और इसे लाहौर में दफनाया गया। और जब ऐबक था तो ऐबक माना जाता है कि जो उसका जीवन काल था उसमें वो शांति को स्थापित नहीं कर पाता है, क्योंकि जो गौरी ने क्षेत्र जीते हुए थे वो पहले राजपूतों के क्षेत्र थे और जो राजपूत थे वो बार बार वहाँ पर विद्रोह करते रहते थे। तो जो ऐबक का जीवन था, पूरा जीवन इन्हीं विद्रोह को दबाने में लग जाता है। यानी कि जब वो 1206 में दिल्ली की सत्ता पर बैठता है, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, उसके 4 साल बाद वो मर जाता है। और जो ये उसके 4 साल थे, ये 4 साल जो राजपूतों के द्वारा विद्रोह होते थे बार बार, उनको दबाने में ही उसका जीवन पूरा खत्म हो गया। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ निर्माण कार्यों को देखते हैं। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखता है, लेकिन वो इसका कार्य पूरा नहीं करवा पाता है, क्योंकि 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती है जब वो चौगान खेल रहा होता है, पोलो खेल रहा होता है। तो घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं करवा पाता है। तो जो उसका दामाद होता है इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाता है। और इसके अलावा हम देखें तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा जो इनका निर्माण है, इनका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। तो माना जाता है, तो जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है ये भारत में बनी पहली मस्जिद माना जाता है। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूरी जानकारी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। तो थैंक यू।